Hello aspirants, I am Anurag. Welcome to this session. Aspirants, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। एस्पेरेंट्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी बाय अनुराग झा। इसको आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे अपडेट के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स बाय अनुराग झा। एस्पेरेंट्स, ध्यान देंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फंडामेंटल राइट्स। आइए देखते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्रिंड इन पार्ट 3 टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है हमारे संविधान में पार्ट 3 में। ध्यान रखेंगे आप, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक पार्ट 3 में। इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। वहाँ पे इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। इसे डिराइव किया है हमने कहाँ से? यूएसए से, और यूएसए में इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब करता है क्या? मैग्ना कार्टा। इट कंटेन्स ए वेरी लॉन्ग एंड कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल एंड फंडामेंटल राइट्स। एस्पेरेंट्स, ध्यान देंगे आप, ये जस्टिसेबल है, मतलब इसका वायलेट होने पे आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। In fact, the fundamental rights in our constitution are more elaborate than found in the constitution of any other country in the world, including the USA. एस्पेरेंट्स, यहाँ कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे संविधान का, उसे सबसे ज़्यादा एलोबरेट किया गया है। इनफैक्ट जहाँ से लिया है, यूएसए से लिया, वहाँ से ज़्यादा एलोबरेट इसे किया गया है। द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट्स का गारंटी कौन देता है? हमारा संविधान सभी पर्सन को देता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। ये सभी के इक्वालिटी के, सभी के डिग्निटी को, सभी को जो है सो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ द नेशन को बताता है। द फंडामेंटल राइट्स आर मींट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एस्पेरेंट्स, ध्यान देंगे आप, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये प्रमोट करता है कैसा? आइडियल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपुल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। एस्पेरेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, फर्स्टली इसे इरेज करेंगे तब इस लाइन को समझेंगे। एस्पेरेंट्स, ध्यान देंगे आप, ये प्रिवेंट करता है, फंडामेंटल राइट जो है प्रिवेंट करता है एस्टेब्लिशमेंट करने से अथॉरिटियन और डेस्पोटिक रूल को हमारे कंट्री में, और प्रोटेक्ट करता है हमारे लिबर्टीज को, फ्रीडम को। किससे? अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट से। ठीक है, आगे देखते हैं। They operate as limitation on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. In short, they aim at establishing a government of laws, not of men. Aspirants, ध्यान देंगे आप, ये establish करता है गवर्नमेंट के लॉ को, किसी पर्टिकुलर आदमी के लॉ को नहीं। The fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected by the constitution, which is the fundamental law of the land. एस्पेरेंट्स, यहाँ कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये गारंटी देता है और प्रोटेक्ट करता है संविधान इसकी। ठीक है। दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस डेट दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल द राउंड डेवलपमेंट, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल ऑफ द इंडिविजुअल। एस्पेरेंट्स, ध्यान देंगे आप, फंडामेंटल इसलिए भी नाम पड़ा क्योंकि ये पर्टिकुलर सेंस में, क्योंकि ये मोस्ट एसेंशियल था डेवलपमेंट के लिए, मटेरियल चाहे हो या इंटेलेक्चुअल हो या मोरल हो या स्पिरिचुअल हो, इंडिविजुअल का। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी कितने हैं? 6। एक डिलीट हो गया, उसे हम आगे बताएंगे। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया। आइए देखते हैं कौन कौन है अभी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम
19 to 22 ये सभी आर्टिकल्स आप रटेंगे नहीं, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29-30। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल 31 को आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, पूछ लिया जाता और इसे डिलीट कर दिया गया है। आइए देखते हैं आगे। However, right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44 Amendment Act 1978। ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको डिलीट कर दिया गया हमारे संविधान से, फंडामेंटल राइट्स नहीं है अब ये। किस आर्टिकल के तहत? तो 44वां संशोधन किया हमने संविधान में 1978 में, उसके तहत। और राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसे एक लीगल राइट्स बना दिया गया, किस आर्टिकल के तहत? 300A के तहत। इसे पार्ट 12 में रख दिया गया, ध्यान रखेंगे आप इस आर्टिकल को, आर्टिकल 300A पार्ट 12 संविधान में हम इसे रख दिए राइट टू प्रॉपर्टी का। अभी ये प्रेजेंट है और अभी पर्टिकुलर कितना फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ हम देखे थे स्टार्टिंग में 7 थे, अब कितने बचे? 6। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। आइए देखते हैं फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। फंडामेंटल राइट जो है उसे गारंटी कौन को देता है? हमारा संविधान। ध्यान रखेंगे इस बात को, पूछ देगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वायलेट होने पे हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन वाइल अदर आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन। कुछ जो है हमारे सिटीजन के लिए हैं फंडामेंटल राइट्स और कुछ अवेलेबल है सभी पर्सन के लिए, वेदर सिटीजन, फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक कॉर्पोरेशन और कंपनीज, ठीक है। आगे देखते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एस्पेरेंट्स फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। आइए देखते हैं क्यों नहीं है। द स्टेट उस पर इम्पोज कर सकता है क्या? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को। हाउएवर वेदर सच रिस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल और नॉट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा? स्टेट लगाएगा, इसे डिसाइड करेगा कोर्ट। थस दे स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, बिटवीन द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। ध्यान देंगे आप एस्पेरेंट्स, ये बैलेंस बनाता है फंडामेंटल राइट्स, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। सभी जो है अवेलेबल है किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। हाउएवर सम ऑफ देम आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। इसे प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन है उसे हम देखेंगे। 4th पॉइंट इसका कहते हैं सम ऑफ देम आर निगेटिव इन कैरेक्टर, दैट इज प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, while other are positive in nature, conferring certain privilege on the person. एस्पेरेंट्स यहाँ पे कहा जा रहा है फंडामेंटल राइट जो है कुछ निगेटिव इन कैरेक्टर में है क्योंकि वो सर्टेन प्लेस पे जाने से रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, और कुछ पॉजिटिव इन नेचर में है क्योंकि ये सर्टेन प्रिविलेज देते हैं पर्सन को। ठीक है, आगे देखते हैं। दे आर जस्टिसेबल, क्योंकि इसका वायलेट होने पे आप कोर्ट जा सकते हैं। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसका डिफेंडर और गारंटेड कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट। Hence, the aggrieved person can directly go to the Supreme Court, not necessary by way of against the judgment of the High Court. डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसका वायलेट होने पे, फंडामेंटल राइट्स का वायलेट होने पे। ऐसा नहीं आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट, ऐसी जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। दे आर नॉट सेंस क्रोसेंट और परमानेंट, ये जो है सेक्रोसेंट और परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है ये देखते हैं। Parliament can curtail or repeal them, but only by a constitutional amendment act, not by an ordinary act. ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो है ये परमानेंट नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट जो है इसे कर्टेल और रिपील कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ऑर्डिनरी के अमेंडमेंट के तहत नहीं। ठीक है, संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट इसे अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। मोर ओवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज एक्सप्लेन इन डिटेल चैप्टर 11। चलिए इसको देखते हैं पहले। इसको जो है सो
फंडामेंटल राइट्स को तो हम अमेंड कर सकते हैं पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 और 21। फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड हो जाता है कब? नेशनल इमरजेंसी के दौरान, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 दोनों सस्पेंड नहीं होते हैं। फर्दर 6 राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन सस्पेंडेड ओनली व्हेन emergency is declared on the grounds of war, external aggression, external emergency, not on the ground of armed rebellion, internal emergency। ध्यान देंगे पेरेंट्स, ये जो आर्टिकल 19 है इसे सस्पेंड किया जाएगा तब जब, कब, कौन से इमरजेंसी में? जब वार जो है एक्सटर्नल हो, इंटरनल में नहीं। एक्सटर्नल और सॉरी पहले इरेज करते हैं फिर देखते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है देखने में। एस्पेरेंट थोड़ा दिख नहीं रहा था इसलिए प्रॉब्लम थी। चलिए आप शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 को जो है सस्पेंड किया जाएगा कब? जब वार हो एक्सटर्नल, इंटरनल के दौरान नहीं किया जाएगा, ठीक है। द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी एक्सप्लेन इन चैप्टर 16 में इसे हम देखेंगे। Their scope of operation is limited by Article 31A, saving of laws providing the acquisition of state etc. Article 31B, validation of certain act and regulation including in the 9th schedule, and Article 31C, saving of laws giving effect to certain directive principle। कुछ लिमिटेशन लगाई गई है पेरेंट्स 31A के तहत, आर्टिकल 31A के तहत। आइए देखते हैं क्या क्या है लिमिटेशन लगाई गई। आर्टिकल 31A में कहता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्वाइजेशन ऑफ स्टेट इसी। आर्टिकल 31B में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट और रेगुलेशन इंक्लूडिंग 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में कुछ लिमिटेशन लगाए गए हैं। आर्टिकल 31C सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन DPSP। इस सब को हम पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड analogous service can be restricted or abrogated by the parliament, article 33। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे, जो भी आर्म फोर्स के मेंबर होंगे, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स के मेंबर होंगे, जो भी पुलिस फोर्स के मेंबर होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसी या एनालॉगस सर्विस, उनको उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है पार्लियामेंट, आर्टिकल 33 के तहत। आइए आगे देखते हैं। देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्ट व्हाइल द मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। उनके फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कब? जब मार्शियल लॉ लगा हुआ हो किसी भी एरिया में। मार्शियल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल, हम सब जानते हैं। इम्पोज अंडर द एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज टू रेस्टोर ऑर्डर, आर्टिकल 34। इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे, ये जो मिलिट्री रूल है ये वैसे आप सब लोग जानते होंगे, ये कब लगता है? एबनॉर्मल जब सर्कमस्टेंसेज होते हैं और इसे हमें रिस्टोर करना होता है आर्टिकल 34 के तहत। द मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल सेल्फ एग्जीक्यूटरी व्हाइल ए फ्यू ऑफ देम आर कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम। मोस्ट ऑफ देम को डायरेक्टली इन्फॉर्स किया जाता है फंडामेंटल राइट को, सेल्फ एग्जीक्यूटरी भी हो जाता है, और कुछ जो होता है उसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। और वो लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट। आप ध्यान रखेंगे उसे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है। जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी लॉ होंगे उसे कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएंगे। आइए देखते हैं डिफिनीशन ऑफ स्टेट को। द टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजन concerning the fundamental rights, hence article 12 has defined the term for the purpose of part 3। आर्टिकल 12 में स्टेट टर्म को डिफाइन किया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या इंक्लूड है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये स्टेट में शामिल है। कौन कौन चीज़ उसे हम देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन यूनियन गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, दैट इज द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऑल लोकल अथॉरिटीज, दैट इज द म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट etc। ऑल अदर अथॉरिटीज, दैट इज द स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, ध्यान रखेंगे आप, अथॉरिटीज लाइक ONGC, SAIL etc। Thus, the state has been defined in a wider sense so as to include all its agencies।
स्टेट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है वाइडर सेंस में, इसमें सभी एजेंसी को भी इंक्लूड किया गया है। एस्पेरेंट्स यहाँ पे एक टर्म आया था स्टेचुरी और नॉन स्टेचुरी। स्टेचुरी वो होता है जिसे हम पर्टिकुलर पार्लियामेंट से कोई भी लॉ, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से जब पास करा के वो लॉ बन जाता है तो उसे हम स्टेचुरिटी कहते हैं, स्टेचुरी कहते हैं। नॉन स्टेचुरी ऑर्डिनेंस के थ्रू बनता है ये, जिसकी वैल्यू 6 मंथ होती है। ठीक है, इट इज़ द एक्शन ऑफ दिस एजेंसी दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट। और ये जो पर्टिकुलर जो एजेंसी है, इनके खिलाफ अगर ये भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करते हैं तो इनके खिलाफ भी हम कोर्ट जा सकते हैं। According to the Supreme Court, even a private body or an agency working as an instrument of the state falls within the meaning of the state under Article 12. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो प्राइवेट बॉडी है और प्राइवेट एजेंसी है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है स्टेट का, और ये मीनिंग बताती है स्टेट का आर्टिकल 12 के तहत। आइए देखते हैं आगे। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 देखेंगे इसे। आर्टिकल 13 जो है डिक्लेयर करता है डेट ऑल लॉ आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। आर्टिकल 13 कहता है सभी लॉ इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन हो जाएंगे अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स वॉइड होगा, तो किसी भी फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होगा तो सभी लॉ जो है इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स इट्स एक्सप्रेसली प्रोवाइड the doctrine of judicial review. The power has been conferred on the Supreme Court Article 32 and the High Court 226 that can be declared a law unconstitutional and invalid on the ground of the contravention of any fundamental rights. एस्पेरेंट्स ध्यान रखेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 ये पावर है किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड कराने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स का वाइड होता है तो, उल्लंघन होता है तो, वायलेट होता है तो। ठीक है, द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 हैज बीन गिवन ए वाइड कंटोनेशन एज टू इंक्लूड द फॉलोइंग। आइए देखते हैं कौन कौन है। परमानेंट लॉज इनेक्ट बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। परमानेंट लॉ जो है उसे कौन इनेक्ट करेगा? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। टेम्पोररी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर। टेम्पोररी लॉ जो कौन इशू करेगा? प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट 123 आर्टिकल के तहत और गवर्नर साहब 213 के आर्टिकल के साथ, याद रखेंगे आप। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन, ये स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट में आएंगे। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ दैट इज द कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। आइए देखते हैं। Thus not only a legislation but any of the above can be challenged in the court as violating a fundamental right and hence can be declared as void. एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे आप, यहाँ पे कहा जा रहा है नॉट ओनली लेजिस्लेशन, सिर्फ विधायकी के द्वारा बनाए गए कानून का ही उल्लंघन कर, फंडामेंटल राइट को ही वो सिर्फ उल्लंघन करेगा तो सिर्फ हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बल्कि अगर ऑर्डिनेंस भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट उसे नन एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। Further, Article 13 declares that constitutional amendment is not a law and hence cannot be challenged. लेकिन आर्टिकल 13 ये भी कहता है जो संविधान में हम संशोधन करेंगे वो लॉ नहीं रहेगा, उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते। However, the Supreme Court held in the केशवानंद भारती केस 1973, ये याद रखेंगे आप, इसी केस के तहत बताया गया था, केशवानंद भारती केस 1973 के तहत, जो बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं। डेट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट ए फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। एज पेरेंट्स ध्यान रखेंगे आप, हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम संविधान को अमेंड कर सकते हैं पर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया था ये। आर्टिकल 13 ये भी कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का बात आ जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, और उसे कौन डिफाइन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं पेरेंट्स। ये हमारे देश के काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है महात्मा गांधी। पेरेंट्स
इन्वायरमेंट को बढ़िया बनाइए, आप लोग बेटर बनाइए, बेटर लाइफ बनाइए। कोविड-19 को पछाड़ना है, हमें बीट करना है कोविड-19 को। आइए देखते हैं क्या क्या करना है। वॉश करना है अपने हैंड को, फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है, मास्क को अवॉइड करना है, पब्लिक प्लेस में जाने से लेना है विटामिन सी को, मेंटेन करना है सोशल डिस्टेंस को। एज पेरेंट्स ज़रूरी है ये सब चीज़, आप रिवीजन करते रहें, तभी आपको आगे का लेक्चर भी समझ में आता रहेगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। मस्त रहे, व्यस्त रहे। जय हिंद।